सरिता अपने कक्ष में खड़ी आंखें बंद किए बीते दिनों की घटनाओं कर्म की समीक्षा कर रही थी। एक साल पहले का वो दिन उसकी और उसकी माँ सावित्री जी की जिंदगी का सबसे अनमोल दिन था। जब एल्बम की फाइल परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और देखने देखते सरिता पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बन चुकी थी, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने विश्वविद्यालय के अब तक के इतिहास में टॉप किया था। इसलिए विश्वविद्यालय में उसे सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। जब सरिता को डिग्री और पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित किया तो सरिता ने अपनी इच्छा जताई कि ये पुरस्कार उसे उसकी माँ सावित्री जी अपने हाथों से दे। अपनी बेटी के मुंह से अपना नाम सुनते ही दर्शकों में बैठी सावित्री जी घबरा गई, तो सरिता खुद आकर अपनी माँ को स्टेज पर लेकर आ गई। घबराते हुए सिर झुकाए जब सावित्री जी मंच पर पहुंची तो सरिता ने कहा, बस माँ, आज के बाद आपको कभी किसी के सामने इस तरह नज़र नहीं चुरानी पड़ेगी। आपकी आधी तपस्या तो आज सफल हो गई, बाकी आधी तपस्या सफल करने की जिम्मेदारी आपकी बेटी लेती है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सावित्री जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उस वक्त उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा और अपनी बेटी के गले में मेडल पहनाने लगी। मेडल पहनाते हुए सावित्री जी के खुशी के आंसू रो के नहीं रुक सके। आखिरकार ये उनके अब तक के जीवन का पहला अवसर था जब वो किसी दुख में विवश होकर नहीं बल्कि खुशी की अधिकता से रो रही थी। सरिता ने अब हॉस्टल छोड़कर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और अपनी माँ को लेकर वो अपने किराए के घर में चली गई। वहाँ पहुँचते ही सावित्री ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर सरिता की पसंद का खाना बनाने में लग गई। जब दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठी तो अचानक सावित्री जी को मंच पर कही हुई अपनी बात याद आ गई, तो उन्होंने सरिता से कहा, बेटी, आज तुमने मंच पर जो बात कही थी उसका क्या मतलब था? तो सरिता ने कहा, माँ, सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। पहले तो मुझे कल सुबह का इंतज़ार है। संदीप सर ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया है। वो इस शहर के सबसे काबिल वकीलों में से एक है। अगर मुझे उनके अंडर रखकर प्रैक्टिस करने का अवसर मिल गया तो समझो आपकी बेटी की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सावित्री जी खुश होते हुए बोली, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है लाडो। बस तू कल खुशखबरी लेकर आना, फिर मैं भी खुशी खुशी गांव वापस चली जाऊंगी। नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यही शहर में मेरे साथ मेरे पास रहोगी, सरिता ने कहा। तो सावित्री जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी सरिता के अलावा इस दुनिया में उनका था ही कौन। अगले दिन जब सरिता मुस्कुराते हुए मिठाई के डब्बे के साथ घर पहुंची तो सावित्री जी समझ गई कि उनकी बेटी की इच्छा पूरी हो गई है और संदीप सर ने उसे अपना सहायक बना लिया है। अपनी बेटी को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते देखकर सावित्री के अब तक के जीवन के सारे दुख मानो मिटते जा रहे थे, लेकिन इन दुखों की गहरी छाया तो उनकी बेटी सरिता के मन में बसी हुई थी। उसका हल्का सा होना अभी संभव नहीं था। वह संदीप सर के साथ काम करते हुए धीरे धीरे वकालत से जुड़ी सारी बारीकियों सीखती जा रही थी। अब सरिता का स्वतंत्र रूप से अदालत में केस लड़ने का वक्त आ चुका था, तो उसके संदीप सर ने अपने पास आए महत्वपूर्ण केस की फाइल अपनी शिष्य सरिता के सामने रखी। तो सरिता ने कहा, सर, इस बार ये केस आप संभाल लीजिए, क्योंकि अपना पहला केस मैंने तभी चुन लिया था जब मैंने वकालत की प्रवेश परीक्षा देना तय किया था। उसकी बात सुनकर संदीप के आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और उस कैसे के बारे में सरिता से पूछने लगे। तो सरिता ने एक पेपर निकालकर उनके सामने रख दिया। उस पेपर पे जिसका नाम लिखा था उसे पढ़कर संदीप जी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन सरिता, ये नाम तो श्रीमान विजय राज तो तुम्हारे पिताजी का नाम है। तुम उनके खिलाफ केस करने जा रही हो।
तो सरिता बोली, जी सर, मेरा पहला केस उसी शख्स के खिलाफ है जो बदकिस्मती से मेरे सारे सर्टिफिकेट पर मेरे पिता कहलाते हैं। सरिता ने पेपर पर नज़र गिराते हुए कहा। तो संदीप जी बोले, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तो अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हुए भारी आवाज़ में सरिता ने कहा, सर, मेरी माँ का रंग काला है। हमारे समाज में सुंदरता का जो माना है वो उस पर खरी नहीं उतरती। अच्छे खासे दहेज का लालच देकर किसी तरह मेरे नाना जी ने उनकी शादी करवा दी और मेरे दादाजी यानी कि श्रीमान विजय के पिता के मजबूर करने पर श्रीमान विजय ने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने कभी मेरी माँ को अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि इंसान होने का भी सम्मान नहीं दिया। महीना घर से गायब रहते, जब आते तब भी मेरी माँ को अपमानित करने का कोई असर नहीं छोड़ते। कभी कभार बस रात के अंधेरे में अपनी पति होने का हक जमाने पहुँच जाते। मेरी सीधी सादी माँ अपने आंसुओं को पीकर जीती रही और इसी उम्मीद में सबकी सेवा करती रही कि शायद एक दिन लोग उसकी सूरत के आगे उसकी सीरत को देखेंगे। लेकिन अफसोस कि ये किताबी बातें किताबी ही रह गई। कुछ वक्त के बाद माँ को पता चला कि वह गर्भवती है। उनके मन में एक आस लगी कि शायद ये आने वाली संतान उनके और उनके पति के बीच की दूरी को मिटा देगी। लेकिन अफसोस कि जब मेरी माँ को अपने पति के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो फिर उसे अकेली छोड़कर गायब हो चुका था। कहते कहते सरिता की आंखें भर आई। उसने थोड़ा पानी पिया और फिर बोली, सर, आप तो जानते हैं कि जिस औरत का पति उसका सम्मान नहीं करता तो घर के बाकी सदस्य भी उसको कोई इज्जत नहीं देते। उस घर में मेरी माँ की हैसियत एक मुफ्त की नौकरानी के सिवाय कुछ नहीं थी, जो हर वक्त सबकी सेवा में लगी रहती थी। डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के लिए तक शायद ही कभी उसके तन और मन को आराम मिला होगा। और वो फिर दिन आया जब मेरा जन्म हुआ तो माँ को लगा कि अब उसके दुख के दिन बीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही श्रीमान विजय ने मुझे पहली बार देखा, उसी वक्त मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिए कि ये संतान उनकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी संयोग से अपनी माँ की ही रंगत पाई थी। मेरी माँ ने उस आदमी के आगे बहुत मिन्नतें की, रोई गिड़गिड़ाई कि वो इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उनके चरित्र पर न लगाए। लेकिन उस इंसान पर मेरी माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिताजी यानी कि मेरे दादाजी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए घर से चला जाएगा। पुत्र प्रेम में मजबूर होने मेरे दादाजी ने मेरे नाना जी को बुलाया और उन्हें मेरी माँ को ले जाने के लिए कहा। तो मेरे नाना जी ने भी हाथ जोड़कर कह दिया कि बेटी की विदाई के बाद अब उसके जीवन मरण से उसका कोई सरोकार नहीं। इतना कहकर नाना जी भी वापस अपने गांव चले गए। तो दादाजी ने गांव के खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और उस खेत में बना एक छोटा सा घर मेरी माँ को देकर हमें वहाँ भेज दिया। मेरी अनपढ़ माँ को न अपने अधिकारों की जानकारी थी और न ही कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला था। वो बिना किसी प्रतिकार के मुझे लेकर गांव चली गई और अकेली उस खेत के टुकड़े पर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी अपनी आंखें में आंसू तक नहीं आने दिया। खुद अनपढ़ होते हुए भी मेरी शिक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि श्रीमान विजय ने दूसरी शादी कर ली है। गांव के कुछ लोग जो अब तक माँ के सरल और स्नेही व्यवहार के कारण उनका सम्मान करने लगे थे और उनके शुभचिंतक बन चुके थे, उन्होंने मेरी माँ को समझाया कि उन्हें इस विवाह का विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने इनकार करते हुए कह दिया कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं, वैसे भी तो रिश्ता कभी होकर भी था ही नहीं, उसके लिए क्या लड़ना। गांव वालों के जाने के बाद
उस दिन पहली बार मेरी माँ ने मेरे सामने रोई थी। उस समय मुझे चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि मेरे पिताजी के कारण मेरी माँ बहुत दुखी है। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता चल गया, पिताजी अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे। तुम मत रो। मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी कि पिताजी को बुलाओ या मुझे उनके पास ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते हम दोनों माँ बेटी कब सो गए पता ही नहीं चला। अगली सुबह विद्यालय जाते समय मेरे बाल मन में ने ये तय कर लिया था कि मैं पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनूंगी कि अपनी माँ को रुलाने वाले को रुला सकूं। मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी माँ की सबसे बड़ी कमी उनकी अशिक्षित थी। जैसे जैसे मैं ऊंची कक्षा में पहुंचती गई, मुझे कानून की व्यक्ति के अधिकारों की समझ होने लगी और मैंने अपना रास्ता चुन लिया। कानून का रास्ता जिस पर चलकर मुझे अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान लौटाना था, बिना किसी गलती के समाज में उनकी झुकी हुई नज़रों को उठाना था। और इसमें मेरी माँ ने भी मेरा पूरा साथ दिया और आज वकालत पास करके मैं आपके इस दफ्तर में खड़ी हूँ। अब मेरी बारी है सर कि मैं अपनी माँ का साथ दूँ, जिसे ससुराल वालों ने भी और मायके वालों ने भी सब ने अकेला छोड़ दिया। सरिता की बातें सुनकर पास बैठे उसके वकील संदीप जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आगे बढ़ो सरिता, कोर्ट का नोटिस उस वक्त शख्स को भिजवा दो। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बात सुनकर सरिता थोड़ी आश्चर्य हो गई और उसने अपने पिता श्रीमान विजय के पत्ते पर कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, जिसमें उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए गैर कानूनी रूप से दूसरी शादी की और अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसकी संतान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसे और उसकी संतान को समाज में कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। नोटिस भिजवाने के बाद सरिता घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ सावित्री जी के आगे नोटिस की एक कॉपी रखते हुए कहा, माँ, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। तो सावित्री जी ने हैरानी से कागज़ देखते हुए कहा, ये क्या है लाडो, क्या लिखा है इसमें? तो सरिता ने उन्हें इस नोटिस में लिखी बातें बताई, जिसे सुनकर सावित्री जी कुछ देर तक खामोशी से बस उसका चेहरा देखती रह गई। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो, सरिता ने कहा। तो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए सावित्री जी बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी लाडो, जब उस वक्त किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो अब कौन सुनेगा? तो सरिता ने कहा, ये बहरा समाज किसी की मुख वेदना नहीं सुनता माँ, इसे सुनाने के लिए कभी कभी चीखना पड़ता है और ये नोटिस वही चीख है। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए लड़ेगी, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ता उनके लिए कोई नहीं लड़ता, कोई उनके हक में नहीं बोलता। अपनी बेटी की बातें सुनकर सावित्री जी, जो अब तक अपने आंसू रोक रखे थे, वो बाहर छलक आए। तो सरिता ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो माँ, पूरी ज़िंदगी बहुत रोई, अब ये आंसू तुम नहीं वो लोग बहाएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। कहकर सरिता अपनी माँ के लिए खाना लेने रसोई घर में चली गई। उधर जब कोर्ट का नोटिस श्रीमान विजय के घर पहुँचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि अचानक इतने सालों के बाद उस कायर सावित्री में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जो वो अपने वकील से ये नोटिस भिजवा रही है। वो सीधा अंदर गया और अपनी परेशानी अपनी दूसरी पत्नी मंजू को बताई। तो मंजू भी घबरा गई और बोली, अब क्या होगा जी, कहीं वो काली कलूटी हमारी ज़िंदगी में फिर से तो नहीं आ जाएगी? तो विजय बोला, तुम फिर मत करो, मैं देख लूँगा इसे कोर्ट में। इनसे निपटने के लिए मुझे किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं। नियत तिथि पर सालों बाद जब दोनों पक्षों का अदालत
परिसर में आमना सामना हुआ तो सावित्री जी के साथ सलिता को देखते ही विजय समझ गया कि सावित्री जी की वकील कौन है। उसने सावित्री जी के पास जाकर कहा, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो। भूल गई क्या क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी। तो हमेशा की तरह आज भी सावित्री जी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आज सरिता ने जवाब देते हुए कहा, 2 कौड़ी का और नाजायज कौन है ये अब अदालत बताएगी, और हम कुछ भूले नहीं, इसीलिए तो आपके सामने यहाँ खड़े हैं। विजय की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना सरिता अपनी माँ का हाथ थामे अदालत के अंदर चली गई। तय वक्त पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब का अभिवादन करते हुए सरिता ने अपनी मुवक्किल की तरफ से आरोप लगाने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलते ही सरिता ने कहना शुरू किया, श्रीमान विजयराज, आप पर अपनी पत्नी की तरफ से पहला आरोप ये है कि मर्जी न होने के बावजूद आपने अपने परिवार के दबाव और दहेज की लालच में आकर उनसे विवाह किया, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, अपितु हमेशा उनका शोषण किया, उन्हें अपमानित किया, जबकि इसमें मेरी मुवक्किल की कोई गलती नहीं थी। चाहे मजबूरी में ही सही, पर विवाह में आपकी मर्जी शामिल थी और मैंने पहली पत्नी की जगह सिर्फ पत्नी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि आपने जो शादी की है और उसने उत्पन्न बच्चे सभी कानूनी की नज़र में नाजायज है। सरिता के मुंह से ये बात सुनकर विजय और उसकी दूसरी पत्नी मंजू के चेहरे के रंग अब उड़ने लगे थे। सरिता के आगे कहा कि आप पर दूसरा इल्ज़ाम ये है कि अपनी पहली पत्नी को घर से निकालते वक्त न तो आपने दहेज में मिला हुआ सामान उन्हें लौटाया और न ही उनका स्त्री धन उन्हें दिया। फिर सरिता ने एक कागज़ जज महोदय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, इसमें उन सारे सामानों की सूची है जो मेरी मुवक्किल वापस चाहती है। सामान तो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह नहीं गया, इसलिए आपसे आग्रह है कि उनकी कीमत मेरी मुवक्किल को दिलाई जाए। तो जज साहब बोले, फैसले के वक्त इस पर विचार किया जाएगा, फिलहाल आप आगे बढ़िए। जी जज साहब, कहते हुए सरिता ने अपनी तीसरी और अंतिम इल्ज़ाम लगाया कि श्रीमान विजय, आप पर अंतिम इल्ज़ाम ये है कि आपने सावित्री जी से उत्पन्न अपनी संतान को अपनाने से इनकार करके उन पर चरित्रहीनता का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने बिल्कुल सच्चा इल्ज़ाम लगाया, कोई झूठ नहीं बोला, विजय चिल्लाकर बोला। तो जज साहब ने कहा, कौन से इल्ज़ाम सच्चे हैं और कौन से झूठे, ये तो अब अदालत ही तय करेगी। आप अदालत की मर्यादा में रहकर बोलिए। तो विजय चुप हो गया। तभी एक बार फिर सरिता जज साहब से मुखातिब होते हुए बोली, सर, मैं अपने इल्ज़ामों का साबित करने के लिए गवाहों को बुलाने की आज्ञा चाहूँगी। आज्ञा मिलते ही सरिता ने गवाहों को बुलाना शुरू किया, जिसमें विजय के अपने दोनों भाई और भाभी के साथ वर्षों से उनके पड़ोसी रहे लोग और दूसरे रिश्तेदार भी शामिल थे। कानून और सज़ा का डर दिखाकर सरिता और संदीप जी ने उन्हें अदालत में सच बोलने के लिए राजी कर लिया था। जैसे जैसे गवाही होती गई, विजय और उसकी पत्नी मंजू के चेहरे के रंग उड़ते गए। तीसरे इल्ज़ाम की सच्चाई साबित करने के लिए अदालत ने DNA टेस्ट की इजाज़त सरिता को दे दी। विजय चाहकर भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद केस के आगे की सुनवाई होने वाली थी। जहां विजय और मंजू बेचैन थे, आज वहां पहली बार सरिता और सावित्री जी को सुकून महसूस हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद DNA की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर सरिता अदालत में विजय के सामने खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा, श्रीमान विजय, आप पर लगाए हुए सभी आरोप सही साबित हो चुके हैं। क्या अब भी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो विजय ने सर झुकाए हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब वो कहता भी तो क्या, उसके सारे झूठ की पोल तो सरिता ने खोलकर रख दी थी। तभी पहली बार अदालत में सरिता जी की आवाज़ आई, साहब,
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने पर कटघरे में आकर सावित्री जी ने कहा, साहब आप तो न्याय करेंगे, हमें मंजूर है होगा, बस आप इनको जेल मत भेजिएगा। हमें पता चला है कि इनके छोटे बेटे बहुत बीमार रहते हैं, हम उनको दुख नहीं देना चाहते हैं। सावित्री जी की बात सुनकर सरिता के साथ साथ अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। विजय की दूसरी पत्नी मंजू भी अब नज़र उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तभी सरिता ने सावित्री जी की तरफ देख कहा, सर मेरी मुवक्किल चाहती है कि श्रीमान विजय कानून रूप से तलाक देकर उन्हें मुक्ति कर दे और उनकी संतान का जायज़ हक उन्हें देकर अपनी दूसरी नाजायज़ शादी को जायज़ बना ले। ये सब बोलते हुए सरिता जानबूझकर विजय की तरफ देख रही थी, लेकिन विजय अब खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। जज साहब ने यह फैसला अगले दिन सुनाने के लिए बोल दिया। अदालत से निकलकर सरिता और सावित्री जी अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि मंजू उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, जितना दोस्त विजय का है उतना मेरा भी है। सब कुछ जानकर भी मैंने उनसे शादी की, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, कहकर सावित्री जी आगे बढ़ गई। अगले दिन फैसले का दिन था तो सरिता वक्त से कुछ पहले ही आकर अपने कक्ष में बैठी बीते दिनों के बारे में सोच रही थी कि ये केस न सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्व रखता था, अपितु उसका पहला स्वतंत्र केस होने के कारण उसके वकालत जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता था। तय वक्त पर जज साहब के आते ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने सावित्री जी और विजय के तलाक पर मोहर लगाते हुए सावित्री जी को घर से निकालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए विजय पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और दहेज में दिए गए पूरे सामान के पैसे सावित्री जी को सौंपने का निर्णय दे दिया। साथ ही विजय की संतान होने के नाते उसकी संपत्ति पर सरिता का जो हक था वो उसे देने का आदेश भी दे दिया। तो विजय ने हाथ जोड़कर इस फैसले से अपनी सहमति जता दी। अदालत से बाहर निकलकर जैसे ही श्रीमान विजय का सरिता और सावित्री जी से सामना हुआ तो सरिता बोली कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुझे और मेरी माँ को आपके पैसों का कोई लालच है। आपसे मिले हुए सारे पैसे और संपत्ति हम वृद्धाश्रम में दान में दे देंगे। मेरी जिस माँ ने ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर लिया, उस माँ को और उसकी सक्षम बेटी को आपके पैसों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपना हक छोड़ देते तो आप जैसे लोग को सबक कैसे मिलता। मुझे बस आपकी एक ही चीज़ चाहिए, मेरी माँ के चरित्र पर आपके द्वारा लगाए हुए झूठे आरोप से मुक्ति और समाज में उसके खोए हुए सम्मान की वापसी जो मैं आपसे छीन चुकी हूँ। अब विजय कुछ बोलता उससे पहले ही वो दोनों माँ बेटी आगे बढ़ गई। अगले दिन के अखबार सरिता की तारीफ़ों से रंगे हुए थे। कुछ दिनों के बाद 2 दिन ही छुट्टी में सावित्री जी सरिता को लेकर गांव पहुंची तो गांव में भी सरिता की जीत की खबरें पहुंच चुकी थी। जो लोग आज तक सावित्री जी और सरिता का मजाक उड़ाते थे, उन्हें अपमानित करने का, उन पर उंगली उठाने का अवसर ढूंढते थे, आज उन सब के सर शर्म से झुके हुए थे और अपने संघर्ष के साथ साथ अपनी बेटी के बदौलत आज पहली बार सावित्री जी सबसे नज़रें मिलाकर बातें कर रही थी। जीवन में पहली बार उनके होठों पर संतोष भरी मुस्कुराहट सजी हुई थी। अपनी माँ को खुश और मुस्कुराते देख सरिता बोली, माँ तुम्हारी मुस्कान ने मुझे आज जीत का असली एहसास दिया है। अब तुम इसी मुस्कुराते रहना, देखना तुम्हारी बेटी जीत के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। तभी सरिता के सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए सावित्री जी ने कहा, तूने सच कहा था लाडो, कभी कभी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमें चीखना पड़ता है। आज तेरी माँ को तेरी इस चीख पर बहुत गर्व है। लाडो,
तो सरिता स्वयं को अपनी माँ के आंचल में छुपाते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना।